हेलो एवरीवन, वेलकम टू साई जनरेशन। आज मैं आपसे कुछ बेसिक थिंग्स के बारे में बात करूंगी जिन्हें हर कोई, आप, मैं, हर कोई अपने लाइफ में एक बार ज़रूर फेस करता है। वो है कि सब्जेक्ट्स का सिलेक्शन, हाउ टू सेलेक्ट द सब्जेक्ट। आप अपने सब्जेक्ट का सिलेक्शन कैसे करेंगे? तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करने से पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि क्या आप उस सब्जेक्ट से रिलेट कर पा रहे हैं। क्या पोस्ट ग्रेजुएशन में, नेट में, पीएचडी में आप उस सब्जेक्ट को लेकर आगे चल पाएंगे। मेरा कहने का मतलब है कि क्या आप उस सब्जेक्ट के साथ अपना पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी और नेट कर पाएंगे। तो ये कैसे सेलेक्ट करेंगे? ये बहुत बेसिक बात है जो कि बहुत सारे स्टूडेंट बाद में पछताते हैं, रिपेंट करते हैं कि मुझे ये सब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं करना चाहिए था यार, मैं ये सब्जेक्ट लेके फंस गया हूँ, अब मैं क्या करूँ। तो ये वीडियो इस बारे में है और भी मैं टिप्स शेयर करूँगी आपके साथ जो कि आपको हेल्प करेंगे। तो सब्जेक्ट का सिलेक्शन कैसे करें? सीधी सी बात है, बहुत ईजी वे है। आपको जो सब्जेक्ट पसंद है आप उन सब्जेक्ट से रिलेट कर पा रहे हैं या नहीं। मेरा कहने का मतलब है आपका जो भी टाइम टेबल है, आपने डिसाइड किया है कि आपको ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट हाफ एन आवर रीड करना है, सेकंड सब्जेक्ट इस हाफ एन आवर रीड करना है, या जो भी आपका टाइम टेबल है, क्या आप उस टाइम टेबल के अबव जा रहे हैं? मेरा कहने का मतलब है कि आपने हाफ एन आवर साइकोलॉजी पढ़ना डिसाइड किया है बट आप साइकोलॉजी 1 एन आवर पढ़ रहे हैं, मतलब कि आपने जो टाइम सेट किया है उससे ज़्यादा रीड करें। इसके साथ ही साथ आपको ये भी देखना ज़रूरी है कि आपका एप्टीट्यूड क्या है और जो भी आपका हार्ड वर्किंग लेवल है, जो भी आपका मेहनत करने का लेवल है, क्या उस सब्जेक्ट की डिमांड भी वही है। मतलब कि अगर आपने डिसाइड किया कि मुझे ये सब्जेक्ट हाफ एन आवर पढ़ना है लेकिन उस सब्जेक्ट की डिमांड है कि आपको वो सब्जेक्ट 1 एन आवर पढ़ना पड़ेगा, उसका सिलेबस इतना ब्रॉड है, उसकी चीज़ें इतनी ज़्यादा डेप्थ में हैं कि आपको उसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। ये आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। जैसे कि कुछ सब्जेक्ट्स में छोटी छोटी थ्योरीज होती हैं। थ्योरीज कहने का मतलब है मेरा कि छोटे छोटे लॉज होते हैं जिनको आपने पढ़ना होता है। तो एक लॉ अगर आपने डिसाइड किया ये वाला लॉ मुझे आधे घंटा पढ़ना है तो कंप्लीट हो गया। लेकिन कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनकी थ्योरीज, जिनके प्रिंसिपल्स और जिनकी और भी चीज़ें हैं बहुत डेप्थ में होती है, जिनके लिए आपको हाफ एन आवर कंप्लीट नहीं होता है। आप पढ़ने बैठे, आधा घंटा बीत गया लेकिन आप देख रहे हैं कि अभी भी वो थ्योरी कंप्लीट नहीं हुई है, उसके जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं वो कंप्लीट नहीं हुए हैं और वही पॉइंट्स आपके नेट में आते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दूं, आपने स्किनर की थ्योरी पढ़ी हुई है, स्किनर की लर्निंग थ्योरी। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि इंटरवल शेड्यूल, कम्युनिकेटिव रिकॉर्डिंग, प्राइमेक, बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको आपने कंप्लीट करना है और यही सब चीज़ें आपके नेट में आती हैं। आपने ऐसा थ्योरी उसको पढ़ लिया लेकिन वो छोटे छोटे पॉइंट्स आपने उसे नहीं रेडी किया, आपने उसको नहीं ध्यान दिया, तो आप नेट के टाइम पे फंस जाएंगे। सेम मैं यही चीज़ें कह रही हूँ कि आपको देखना है कि आपका लर्निंग लेवल क्या है और आपका पढ़ने का तरीका क्या है। जैसे कि साइकोलॉजी के हर थ्योरी में आपको एग्जांपल्स के साथ बताया जाता है, मतलब वहाँ पे एग्जांपल्स दिए होते हैं। आपने थ्योरी रीड की, उसके बाद उन एग्जांपल्स को रीड किया और फिर उसको अपने लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया, अपने लैंग्वेज में समझा। लेकिन ये सिर्फ साइकोलॉजी के साथ होता है और शायद किसी सब्जेक्ट्स के साथ भी होता होगा, लेकिन मुझे साइकोलॉजी के बारे में ज़्यादा नॉलेज है तो मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आपके माइंड का फ्रेमवर्क क्या है। आपने कोई थ्योरी पूरी की पूरी पढ़ लेनी है या फिर उन मतलब आपका सीखने का तरीका क्या है। आपने उसे पढ़ा, उसके एग्जाम्पल्स को पढ़ा, उसके अपने लैंग्वेज में कन्वर्ट किया, या फिर आपने कोई थ्योरी पूरी रट ली और उसको पढ़ा। तो दोनों चीज़ों में डिफरेंस है। आप एक एग्जाम्पल के थ्रू सीख रहे हैं और एक पूरा रट करके या पूरा लर्न करके उसको अपने लैंग्वेज में लिख ले रहे हैं। डिफरेंस यहाँ पे आता है। अगर आप आईएएस पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि वहाँ पर डिस्क्रिप्टिव्स जो रहते हैं, क्वेश्चंस रहते हैं, वहाँ पे आपको इन्हीं थ्योरीज को समराइज करना होता है।
जबकि अगर आप साइकोलॉजी लिए हुए हैं तो आपको सारे पॉइंट्स को डिस्क्राइब करना होगा, मतलब कि जितनी थ्योरीज में जो एग्जांपल्स दिए हैं और वो जो छोटी छोटी बातें दी हैं, क्योंकि वो सारी बातें इंपॉर्टेंट होती हैं। आप पॉजिटिव रिवॉर्ड, नेगेटिव रिवॉर्ड और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, उन सबको नहीं छोड़ सकते हैं। आपको उन सबको कंप्लीट करना होगा, उसी ऑर्डर में कंप्लीट करना होगा। एंड नाउ वी विल टॉक अबाउट अनदर थिंग, आपका एप्टीट्यूड क्या है। एप्टीट्यूड, अगर आप किसी टेस्ट को लेकर के मेज़र नहीं कर रहे हैं तो आप खुद से कैसे आइडिया लगाएंगे। आप पढ़ने बैठ रहे हैं, जैसे कि आपको कोई सॉन्ग बहुत पसंद है, आप बैठे हुए हैं और आपको फील होता है कि बोर हो रहा हूँ, वो वाला सॉन्ग सुन लेता हूँ। आप बोर हो रहे हैं, आपको लगता है कि चलो वॉक पे चलते हैं, मतलब कि आपके जो डेली रूटीन है उसमें आपको क्या पसंद है। सीधी सी बात है, आप वही काम करना पसंद करते हैं जो आपको करना अच्छा लगता है। द सेम थिंग इज अप्लाइंग हियर। आप फ्री बैठे हैं तो आपको लग रहा है कि चलो ये वाला सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं, चलो उसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। लर्निंग की मैंने ये वाली थ्योरी कंप्लीट की है तो सेकंड वाली थ्योरी भी कंप्लीट कर लेता हूँ। मतलब कि आप सिर्फ पास होने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं। देखिए, कोई भी सब्जेक्ट आपको फ्यूचर में रोजी रोटी देता है, वो सिर्फ सब्जेक्ट नहीं रहता है। मैंने हमेशा कहा है साइकोलॉजी इज मोर देन अ सब्जेक्ट, इसलिए नहीं कि वो मुझे रोजी रोटी देगा, ये अलग थिंग है। मैं जो बता रही हूँ वो दूसरी बात है। मेरा कहने का मतलब है कि आज जिस चीज़ को आप सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ रहे हैं, आने वाले समय में वही सब्जेक्ट आपको खाना देगा। हो सकता है आप टीचर बने, हो सकता है आप डॉक्टर बने, हो सकता है आप इंजीनियर बने, लेकिन आप वहाँ आप बन कैसे रहे, वहाँ आप पहुँच कैसे रहे, उसी सब्जेक्ट के थ्रू। वो सब्जेक्ट का जो नॉलेज है, वो सब्जेक्ट का जो ज्ञान है, वही आपको वहाँ तक पहुँचाएगा। तो आपको अपने आप को इस लेवल पे जज करने की ज़रूरत है कि क्या उस पॉइंट पे जा कर के आप वो जस्टिफिकेशन कर पा रहे हैं। आपको थ्योरीज, वो चीज़ें याद रहेंगी। देखिए, सिर्फ पढ़ लेने से कुछ नहीं होता, उनको अप्लाई करना होता है। साइकोलॉजी एप्लीकेशन की चीज़ है, उसको अप्लाई करने की चीज़ है। आप सिर्फ पढ़ लेते हैं तो फिर ठीक है भाई, पढ़ लिया तो पढ़ लिया, लेकिन आपको पता है कि साइकोलॉजी आज के टाइम पे हर कोई पर्सन अपनी लाइफ में अप्लाई कर रहा है। आपको पता है कि अगर आप स्ट्रेस में हैं, आप एंजाइटी में हैं, आप डिप्रेशन में हैं, आपके माइंड से कौन से हार्मोन रिलीज हो रहे हैं। अगर आप खुश हैं तो आपके माइंड से कौन से हार्मोन रिलीज हो रहे हैं। जी, आपको ये पता है। तो आपको ये कैसे पता है? सीधी सी बात है, आपको अपने सब्जेक्ट के ऊपर कमांड है। इसके साथ ही साथ आप उस सब्जेक्ट को ले करके कहीं जा कर के बोल पा रहे हैं या नहीं। आपने इकोनॉमिक्स लिया है, आपने पॉलिटिकल साइंस लिया है, आपने सोशलॉजी लिया है, लेकिन अगर आपसे कोई उसके बारे में पूछ रहा है तो आपका नॉलेज सिर्फ और सिर्फ आपके एग्जाम तक है नहीं। वहाँ आपको एक फ्लुएंट स्पीकर होने की जरूरत है। सामने वाला, मतलब कि ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ पढ़ लिया तो पढ़ लिया, नहीं। आपका जो ज्ञान है, आप उसको जब बताएंगे एज अ स्पीकर, तो वो ज्ञान उन लोगों तक भी पहुंचेगा, उनको भी उसके बारे में नॉलेज होगी। तो यही मैं आपसे कहने की कोशिश कर रही हूँ कि सब्जेक्ट सिर्फ पढ़ने तक नहीं होते हैं, सब्जेक्ट्स एप्लीकेशन तक होते हैं। वो आपको रोजी रोटी देंगे, आपका एक ऑरा मेंटेन करेंगे। आज मैं आपसे बात कर रही हूँ साइकोलॉजी के बारे में, तो सीधी सी बात है, मुझे कुछ तो साइकोलॉजी के बारे में पता है, तब ना मैं इतनी ओपनली खुल के आपसे बोल पा रही हूँ। लेकिन जब मैं खुद ही कॉन्फिडेंट नहीं रहूँगी, मैं सिर्फ एग्ज़ाम तक ही रहूँगी कि नहीं मैंने एग्ज़ाम दे देने थे, मैंने पीएचडी कर लेनी थी, ऐसा नहीं होता है ना। तो आप सेलेक्ट करिए, आप सब्जेक्ट का सिलेक्शन करिए, आप देखिए उस सब्जेक्ट्स में आपको कितना इंटरेस्ट है, आप उसको कहाँ तक ले जा सकते हैं, या फिर आपको इंटरेस्ट नहीं है, आप उसको और आगे नहीं ले जा सकते हैं, आपने सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम देना है और फिर आगे बढ़ जाना है। समझ रहे होंगे आप मेरी बात, मैं आपसे क्या कहना चाह रही हूँ। थर्ड थिंग इज, व्हाट इज द डिफिकल्टी लेवल। आपके सब्जेक्ट की डिफिकल्टी लेवल क्या है, और आपका जो हार्ड वर्किंग, आपका जो स्टेमिना है, आपका जो पोटेंशियल है, वो क्या है। किसी सब्जेक्ट के लिए आपको
7 पॉइंट तक स्टेमिना चाहिए, पोटेंशियल चाहिए, जबकि आपके पास 5 पॉइंट तक है। ये मैं आपको वो बात शेयर कर रही हूँ जो मैंने खुद अपनी लाइफ में फेस किया। हुआ मेरे साथ यूँ कि मेरा 2 सब्जेक्ट, मैंने 3 सब्जेक्ट लिए थे। मैंने BHU से पोस्ट ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। तो ग्रेजुएशन में 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसा कि BHU में होता है, मैं आपको उसके अकॉर्डिंग बता रही हूँ। 3rd ईयर में सेमेस्टर्स उस समय नहीं होते थे। 3rd ईयर में आपको ऑनर्स मिलता था, आपको सम्मान मिलता था उस एक सब्जेक्ट में जिसको आपने फाइनल ईयर में सेलेक्ट किया था। तो मेरे मार्क्स पॉलिटिकल्स में भी अच्छे थे और इकोनॉमिक्स में भी अच्छे थे। मतलब मेरे फर्स्ट डिवीज़न के अप्रॉक्स मार्क्स पॉलिटिकल में भी थे और इकोनॉमिक्स में भी थे। लेकिन स्थिति ये थी कि मुझे पॉलिटिकल पर्सनली बहुत अच्छा लगता था। मुझे वो सब बातें जानना बहुत अच्छा लगता था कि किस देश में क्या चीज़ें हैं, उन सब चीज़ों के बारे में जानना अच्छा लगता था। और इकोनॉमिक्स को मुझे पढ़ना पड़ता, मतलब पढ़ना तो दोनों ही पड़ता रहा, बिना पढ़े तो आप पास होंगे नहीं। मेरा कहने का मतलब है कि पॉलिटिकल में मुझे बहुत इंटरेस्ट था, तो मुझे उसमें उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती रही क्योंकि वो मुझे अच्छा लगता था। और इकोनॉमिक्स मुझे पढ़ना पड़ता रहा, उसकी चीज़ों को याद करना पड़ता रहा, पर्टिकुलर बाकायदा नोट्स बना करके उनको 10 से 15 बार रिवाइज करना पड़ा, मतलब बहुत मेहनत करनी पड़ती, तब जाके फर्स्ट डिवीज़न अप्रॉक्स मार्क्स आते थे। वेयर साइकोलॉजी से मुझे प्यार था, ये सच बात है, साइकोलॉजी से मुझे प्यार था। मैं वो पन्नों को जब पलटती थी तो मुझे फीलिंग आती थी, ये देखो कुछ नई बात बता रहा है। आपको थोड़ी सी हंसी आएगी लेकिन ये सही बात है। जब जैसे जैसे मैं वो लर्निंग की थ्योरीज, मेमोरीज की चीज़ें मैं जब वो पढ़ती थी तो मुझे लगता रहा कि मैं कुछ नया सीख रही हूँ, इस तरह से मैं चीज़ों को सीख जाऊँगी, इस तरह से मैं लोगों का, मतलब ये जैसा जो थिंकिंग रहती है कि आप लोगों को एनालाइज कर लेंगे, उसमें मुझे भी ऐसी फीलिंग्स थी कि एनालाइज कर लूँगी। बहुत सारी ऐसी बातें जो मैं आपको वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं करी हूँ क्योंकि ये इमोशन था जो आज भी है। आप इमोशंस को एक्सप्लेन नहीं कर पाते हो, सो इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ। तो यही बातें थी। मैंने फर्स्ट सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स लिखा था, उसके बाद सेकंड सब्जेक्ट पॉलिटिकल लिखा था और फर्स्ट सब्जेक्ट मेरा इकोनॉमिक्स था, सेकंड सब्जेक्ट मैंने साइकोलॉजी लिखा था एंड थर्ड सब्जेक्ट पॉलिटिकल था। मतलब कि मुझे पॉलिटिकल पसंद था, उसके लिए मुझे उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती रही, मुझे वो जानने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैंने उसको थर्ड प्रेफरेंस दी थी। सेकंड प्रेफरेंस मैंने इकोनॉमिक्स को दी थी क्योंकि एक लोगों का कहना था कि इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो फिर ये चीज़ें वो चीज़ें, मतलब बहुत सारी चीज़ें थी। फिर मैंने सेकंड प्रेफरेंस साइकोलॉजी को दी थी क्योंकि मुझे पसंद था। लेकिन जब मैंने उसको फॉर्म मुझे सबमिट करना था तो मुझे लगा कि ये मैं क्या कर रही हूँ। मैंने फर्स्ट प्रेफरेंस इकोनॉमिक्स को दी है और मुझे पता है कि मुझे इकोनॉमिक्स मिल जाएगा क्योंकि जो फर्स्ट प्रेफरेंस होता है टीचर्स, उसमें ही आपके मार्क्स को देख करके सब्जेक्ट को अलॉट करते हैं। मतलब कि मेरे फर्स्ट डिवीज़न मार्क्स थे तो मुझे पता था कि मुझे इकोनॉमिक्स दे दिया जाएगा, अलॉट हो जाएगा। वेयर साइकोलॉजी में भी मेरे अच्छे मार्क्स थे क्योंकि साइकोलॉजी मुझे पढ़ना बहुत पसंद था। मतलब मैं फ्री रहती थी तो मुझसे, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि आप फ्री हैं तो आपके अंदर से क्या मन कर रहा है, आपको टाइम वेस्ट करने का मन कर रहा है या फिर आपको लग रहा है कि चलो ये वाली चीज़ें भी याद कर ली जाए, ये वाली थ्योरी से पढ़ ली जाए, ये वाली चीज़ें क्या बताती हैं। तो वैसी वाली ही फीलिंग्स मेरे साथ थी जो मैं आपको अभी शेयर कर रही हूँ। तो फिर जब मैं प्रिंसिपल के ऑफिस तक पहुँच गई तो मुझे लगा कि अरे यार मैं क्या कर रही हूँ। मैं फिर वापस आई और फिर फर्स्ट प्रेफरेंस को कट करके मैंने सेकंड प्रेफरेंस को लिखा, मतलब कि साइकोलॉजी को सेलेक्ट किया। वहाँ मैंने जज किया, मुझे वहाँ समझ में आया कि साइकोलॉजी मुझे बहुत पसंद है और जो साइकोलॉजी का डिफ़िकल्टी लेवल है वो ज़्यादा है, मुझे पता था, और इकोनॉमिक्स का भी डिफ़िकल्टी लेवल ज़्यादा था। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, इकोनॉमिक्स मुझे पढ़ना पड़ता था। मैं ये नहीं कर रही हूँ मुझे साइकोलॉजी नहीं पढ़ना पड़ता था, मतलब साइकोलॉजी मुझे पसंद था, पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद था, मुझे उससे प्यार था। तो सीधी सी बात है, अगर वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी लेवल पे है और मेरे इमोशंस उसके साथ जुड़े हैं तो मैं उसे हैंडल कर लूँगी, उस डिफ़िकल्टी लेवल तक मैं पहुँच जाऊँगी। लेकिन जो चीज़ें मुझे फोर्स करके करनी पड़ रही है
मैं उसको ज़्यादा दिन तक नहीं चला पाऊँगी। अगर मैंने ऑनर्स में इकोनॉमिक्स लिया है तो मुझे पोस्ट ग्रेजुएशन में भी इकोनॉमिक्स ही मिलेगा। अगर आप BHU के हैं तो आपको पता होना चाहिए, अगर आप नहीं भी हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि पोस्ट ग्रेजुएशन में आप ऑनर्स के जिस सब्जेक्ट को आप ऑनर्स में सेलेक्ट करते हैं वही सब्जेक्ट आपका पर्टिकुलर, वही सब्जेक्ट आप आगे लेकर के जाते हैं। तो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस ही शेयर करी और यही मेरे साथ हुआ, जो एक्चुअल बातें हैं। तो आपको ये चेक करना है कि व्हाट इज़ द डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ योर सब्जेक्ट एंड व्हाट इज़ योर पोटेंशियल टू डील विथ इट। अगर आपके अंदर इतना पोटेंशियल है कि आप अपने सब्जेक्ट के डिफ़िकल्टी लेवल को, मैंने देखिए क्या होगा, डिफ़िकल्टी लेवल अगर लो है किसी सब्जेक्ट का और आपको पोटेंशियल ज़्यादा है तो सीधी सी बात है आप उस सब्जेक्ट पर पूरा कमांड कर लेंगे, उसको बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर लेंगे, बहुत अच्छा उसके बारे में बता सकेंगे, एक बहुत अच्छे स्पीकर होंगे, मतलब उस चीज़ों को बहुत सुंदर तरीके से आप प्रेजेंट कर पाएंगे। लेकिन अगर उस सब्जेक्ट का डिफ़िकल्टी लेवल हाई है और आपका पोटेंशियल लो है तो सीधी सी बात है जो मैंने अभी आपको बताया आप उसमें से कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अगर आपने कैटल की इंटेलिजेंस थ्योरी पढ़ी है तो आपने वहाँ टेम्परामेंट भी पढ़ा होगा और भी बहुत सारी चीज़ें। आप अगर नहीं पढ़ा है तो वहाँ जाके उसको रीड करिए। जो मैं आपको बातें बता रही हूँ कैटल ने सेम वही बातें कही हैं। तो मैं आपको जो भी बता रही हूँ मैं हवा में नहीं बता रही हूँ, उसका एक साइकोलॉजिकल बैकग्राउंड है, उसके कुछ थ्योरीज हैं। आप कैटल को पढ़िए, जो मैं आपको बता रही हूँ आपको सेम चीज़ें वहाँ मिल जाएंगी और आपको समझ में आएगा कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर से कुछ टिप्स के साथ आपके सामने प्रेजेंट होंगी और आपको और भी कुछ अच्छी अच्छी बातें बताऊंगी जो आपको आपकी स्टडीज़ में हेल्प करेंगी। मेरा नेक्स्ट वीडियो स्टिमुलस ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स से रिलेटेड है जो कि संडे को पब्लिश होगा। सो खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। किसी भी क्वेरीज के लिए मेल करिए, कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करिए, चैनल को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए।